हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ गुलेफिशा। जैसा कि आप सभी को पता है, हम बीए प्रोग्राम कर रहे हैं। बीए प्रोग्राम का सेमेस्टर 4 हिंदी सी है। ये हिंदी गा का मतलब हिंदी सी ही होता है, ओके। और बुक का नाम है हिंदी गद्य उद्भव और विकास। जो हिंदी गद्य है उसका उद्भव और विकास। चलिए फिर आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ओके। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारे चैप्टर का नाम है सच्ची वीरता। चैप्टर का नाम ऊपर दे रखा है सच्ची वीरता, और लेखक हैं अध्यापक पूर्ण सिंह। अध्यापक पूर्ण सिंह। फर्स्ट परिचय, हम अध्यापक पूर्ण सिंह के बारे में जानेंगे कि अध्यापक पूर्ण सिंह क्या हैं, कैसे हैं, और उन्होंने कितनी कितनी रचनाएं लिखी हैं, ओके। ये हमारा अध्यापक पूर्ण सिंह का परिचय दे रखा है। अध्यापक पूर्ण सिंह जो हैं वो हिंदी निबंध के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, जो अध्यापक पूर्ण सिंह हैं द्विवेदी युग के हैं। अध्यापक पूर्ण सिंह द्विवेदी युग के हैं, ओके। द्विवेदी युग से इनका संबंध है, जैसे कि हमने पढ़ा था भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, तो ये द्विवेदी युग के हैं, ओके। इनका जन्म 1881 में इनका जन्म हुआ। कहाँ हुआ इनका जन्म? इनका जन्म हुआ अटावा ज़िले के एक गांव में। 1881 में अटावा ज़िले के एक गांव में इनका जन्म हुआ, ओके। फिर उसके बाद में इन्होंने जीवन यापन के लिए इन्होंने लाहौर के विश्वविद्यालय में पढ़ाना शुरू करा, मतलब टीचर का काम किया। इसीलिए अध्यापक पूर्ण सिंह यानी अध्यापक के नाम से जाना जाने लगा। पहले इन्हें पूर्ण सिंह के नाम से जाना जाता था, फिर उन्होंने टीचिंग की और बच्चों को पढ़ाया, इसलिए इन्हें अध्यापक पूर्ण सिंह के नाम से जाना जाने लगा, ओके। उसी के बाद में इनके जीवन में अध्यापक का नाम जुड़ा, और इनकी जो मृत्यु है, जो इन्हें स्वर्गवास हुआ था, वो हुआ था 1931 में इन्हें स्वर्गवास हो गया, यानी ये स्वर्गवास चले गए और इनकी डेथ हो गई, ठीक है। अब अध्यापक पूर्ण सिंह हैं, इन्होंने ज़्यादा निबंध नहीं लिखे हैं। अध्यापक पूर्ण सिंह ने सिर्फ 6 निबंध लिखे हैं, ठीक है। ज़्यादा कोई लंबे चौड़े निबंध नहीं लिखे हैं, सिर्फ 6 हैं, जिसमें से सच्ची वीरता एक है। औरों के आप यहाँ नाम देख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में अंग्रेज़ी में इन्होंने 10 से 12 पुस्तक लिखी हैं। 10 से 12 पुस्तक लिखी हैं, उससे ज़्यादा कुछ इन्होंने लिखा नहीं है, ठीक है। अब इनकी जो कहानियाँ हैं, इनके जो निबंध हैं, इनके निबंधों में हम भावनात्मक और विचारात्मक शैली को देख सकते हैं। जो भावनात्मक शैली होती है, जो विचारात्मक शैली होती है, उसको देखा जा सकता है इजीली इनके निबंधों में, ओके। अब ये जो पूरा चैप्टर है उसका सार दे रखा है। सार मतलब चैप्टर में क्या चीज़ें हैं उनके बारे में इन्होंने बताया कि सच्चे वीर कौन होते हैं। सच्चे वीर पुरुष आज़ाद विचार के होते हैं। जो सच्चे वीर पुरुष होते हैं वो एक आज़ाद विचार के होते हैं। उनके विचारों में रूढ़िवादिता नहीं होती, वो एक आज़ाद विचारों के होते हैं। उनकी प्रकृति शांत और गंभीर होती है, वो शांत और गंभीर किस्म के होते हैं। वो ऐसा नहीं है किसी भी बात पे गुस्सा करने लगे, वो शांत होते हैं। और वो सदैव अपनी ख़यालों की दुनिया में रहते हैं, ऐसा नहीं है कभी भी किसी से भी कुछ भी कह दिया, नहीं, वो सदैव अपनी ख़यालों की दुनिया में रहते हैं। और जब वो जागते हैं तो संसार उनकी बातें सुनता है और हलचल मच जाती है पूरे संसार में जब वो जागते हैं, ठीक है। जैसे कि कुंभकर्ण के बारे में बताया। रामायण में कुंभकर्ण एक कौन है? सच्चे वीर हैं, ठीक है। उनके बारे में बताया। जो हिंदू धर्म है ये उनसे रिलेटेड है। रामायण में कुंभकर्ण जी जो होते हैं वो एक सच्चे वीर हैं। फिर मोहम्मद साहिब के बारे में बताया है। जो मुसलमान धर्म होते हैं उनके ये नबी होते हैं मोहम्मद साहिब, उनके बारे में बताया है कि वो भी एक सच्चे वीर हैं। जब वो अल्लाह अकबर की आवाज़ लगाते हैं तो पूरी दुनिया उनके पीछे आ जाती है, वो भी एक सच्चे वीर हैं, ठीक है। और आगे बताते हैं कि वो एक बागी और बादशाह के बारे में बताते हैं। बागी और बादशाह दोनों के बारे में बताते हैं। बादशाह कहता है कि हम तुम्हें फांसी दिलवा देंगे, तो बागी कहता है दिलवा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लोगे? मेरे शरीर को नष्ट कर दोगे, बट मेरी जो आत्मा है, मेरी जो रूह है, उसे तो कैद नहीं कर सकते, उसे तो नष्ट नहीं कर सकते। शरीर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रूह से फ़र्क पड़ता है, आत्मा से फ़र्क पड़ता है। ऐसे वीरों में मशहूर का अपनी बात की आखिरी सूल
सूली पर चढ़ना। अब देखो ऐसे वीरों की जो बातें होती हैं, उनकी जो बातों के लिए वो अपनी बातों के लिए सूली तक पे चढ़ जाते हैं, पर अपनी बातों से कभी नहीं मुकरते। ठीक है, जो सच्चे वीर होते हैं वही ऐसा करते हैं। भगवान शंकर के, अब देखो भगवान शंकर का भी इन्होंने एक उदाहरण दिया है कि भगवान शंकर ने भी ऐसे ही अपनी बात के ऊपर अपनी बात से नहीं मुकरे, और वो भी एक सच्चे वीर हैं भगवान शंकर जी। ओके, अब यहाँ भी उन्होंने कुछ उनके बारे में भी बताया, सच्चे वीरों के बारे में। और यहाँ लूथर एक व्यक्ति है जो एक सच्चा वीर है। और पॉप का जो जैन धर्म होते हैं उनमें, जैन या बौद्ध में, शायद जैन में ही पॉप होते हैं, उनमें जो वो लोग होते हैं वो एक पाखंडी पॉप होते हैं, तो उनका भांडा फोड़ते हैं लूथर, और उनसे बिना डरे, बिना कोई शंका करे। ठीक है, अब ये नेक्स्ट स्टार्ट होता है। मूसलाधार गोलियों की बरसात में फौज एक एल्प्स के पहाड़ पर नहीं चढ़ पाती। अब देखो एक व्यक्ति की बात बता रहे हैं कि मूसलाधार बारिश हो रही है, मूसलाधार गोलियां चल रही हैं, और एल्प्स का पहाड़ बीच में है। अब सेना उसे नहीं चढ़ पा रही है, तो एक वीर कहता है, वीर के शब्द होते हैं, एल्प्स तो है ही नहीं, मतलब पहाड़ तो है ही नहीं, तो फिर क्यों नहीं चढ़ पा रहे हो। और ये सुनते ही सारी फौज यूं ही चढ़ जाती है, बिना किसी डर के, बिना किसी सोच के यूं ही चढ़ जाती है। तो वही एक सच्चे वीर की पहचान है कि उसके शब्दों को सारे सुनते हैं और उन्हें फॉलो करते हैं। ठीक है, वीर की कई रूप हो सकते हैं। वीर जो सच्चा वीर होते हैं उनकी कई रूप हो सकते हैं। वह उत्साह, जोश और प्रेम और साहित्य संगीत में भी देखे जा सकते हैं। ऐसा नहीं है हर वीर उत्साह से ही भरा होता है, जोश से ही भरा होता है। किसी में जोश होता है, किसी में उत्साह होता है, किसी में प्रेम होता है। प्रेम जैसे कि आप देख सकते हैं, देश प्रेम, सैनिकों में देश प्रेम होता है, वो भी तो एक वीर ही हैं, देश की रक्षा करते हैं, वो भी तो एक वीर ही हैं, तो उनमें देश प्रेम होता है। संगीत होता है, साहित्य रूप में भी हम उन्हें देख सकते हैं। ठीक है, अब वीरता एक प्रेरणा है, उसकी नकल नहीं की जा सकती। वीरता जो है वो एक प्रेरणा है जो हमारे अंदर से आती है, उसकी कोई भी नकल नहीं कर सकता, उसे कोई नकल करके अपने अंदर नहीं ला सकता। पुराणों में ये जो भिन्न भिन्न प्रकार के वीरों के बारे में बताया है, यानी भिन्न भिन्न ईश्वरों के बारे में बताया है, वो भी तो एक वीर ही हैं, उन्होंने भी तो वीरता दिखाई है अपनी भिन्न भिन्न अवतारों में, तो उनके बारे में बताते हैं यहाँ। जापानी की वीरता उत्साहपूर्ण न होकर हृदय को कोमल करने वाली होती है। जो जापानियों की वीरता होती है वो उत्साहपूर्ण नहीं होती, वो हृदय को कोमल करने वाली होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट वो बताते हैं वीर जो होते हैं वो किसी भी समस्या के समाधान के लिए होते हैं, वो जल्दी से समाधान ढूंढ लेते हैं, वो परेशानियों को बढ़ाते नहीं हैं, वो परेशानियों को कम करके और समस्याओं को हल करते हैं। इतिहास में वीरों की चर्चा नहीं है, लेकिन नहीं होती, ये ज़रूरी है। देखो हम जब भी इतिहास पढ़ते हैं ज़रूरी नहीं है उसमें सभी वीरों के बारे में बताया गया हो, पर ऐसे ही वीरों से संसार चलता है, ये भी सच है। अगर हमारे इतिहास में वीरों के बारे में नहीं बताया, पर इसका मतलब ये नहीं कि हमारे वीरों ने कुछ नहीं किया, तो हमारा संसार भी वीरों के द्वारा ही चलता है। वीरों का निर्माण करने वाले कोई कारखाने नहीं होते, वीर पैदा होते हैं। अब वीरों का निर्माण किसी कारखाने में नहीं होता, वो कुदरती पैदा होते हैं। ऐसा नहीं है तुम किसी कारखाने में जाओ और वीर बन के आ जाओ, ऐसा नहीं हो सकता। वो अपने आप ही कुदरती पैदा होते हैं, उन्हें भगवान या अल्लाह द्वारा पैदा किया जाता है। जवारात की खान की तरह होते हैं। वीर जो होता है, कोई भी वीर एक जवारात की खान की तरह होते हैं। ऊपर से देखने पर कुछ नहीं दिखाई देता, पर अंदर से उनके विचार पूरे अंदर तक भरे हुए होते हैं। जैसे एक जवारात की खान को देखो तो ऊपर से देखने में कुछ पता नहीं चलता, लेकिन जब अंदर देखो तो उसमें जवारात होते हैं, कोई कह नहीं सकता उसमें जवारात होते हैं। ऐसे ही एक वीर है, उसे ऊपर से देखो तो पता भी नहीं चलेगा कि इसमें इतना ज्ञान है, पर अंदर से देखने पर, उसे समझने पर पता चलेगा कि हाँ उसमें बहुत ज्ञान है। ऐसी सच्चे वीरों का निर्वाह
किसी महल में नहीं होता, वो झोंपड़ियों में भी हो सकता है। और वो ज़रूरी नहीं है उन्हें शिक्षा दी जाए, उन्हें सारी चीज़ें बताई जाए, नहीं, उनमें खुद इतनी समझ होती है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, वो खुद समझ सकते हैं। यही तो वीरों की पहचान होती है। और जो वो सच्चे वीर होते हैं वो एक बंदूक की गोली की तरह होते हैं कि जो कह दिया, जो करना है वो करना ही है। वो अपनी बात से कभी भी पीछे नहीं हटते और वो अपनी ज़िंदगी का मकसद एक ही बार ठान लेते हैं कि यही चीज़ है हमारी ज़िंदगी में, यही मकसद है। वो जो धोखेबाज वीर होते हैं उनकी तरह गरजते नहीं हैं, वो डायरेक्ट बरसते हैं। मतलब वो बड़ी बड़ी बातें नहीं करते कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, वो करके दिखाते हैं। इस चीज़ का मतलब ये है, ठीक है। वीर पुरुष और कायर पुरुष में अंतर बताते हुए लेखक कहते हैं कि कायर पुरुष जहाँ आगे बढ़ने और तलवार उठाने में विश्वास रखते हैं, वहीं वीर पुरुष पीछे हटने और सिर झुकाने के लिए तैयार रहते हैं। देखो, जो कायर पुरुष होते हैं ना, कायर वीर होते हैं, वो तलवार से जीतना चाहते हैं, पर जो सच्चे वीर होते हैं ना, वो पीछे हटकर सर झुकाने में विश्वास रखते हैं। वो अपने धर्म को फॉलो करते हैं। धर्म का मतलब ये नहीं कि तुम किसी को काटो मारो, ऐसा कुछ करो, नहीं, इंसानियत दिखाओ, यह है उनका धर्म होता है। इंसानियत दिखाना धर्म होता है उनका, ना कि अपने धर्म के बारे में कुछ कहना या ऐसे करना, नहीं। उनका धर्म सिर्फ इंसानियत होता है और उसी के नाते वो झुकते हैं। प्रकृति के नियम बदल सकते हैं लेकिन वीरों के विचार नहीं। अब प्रकृति तक के नियम बदल सकते हैं पर किसी वीर के विचार कभी नहीं बदलते। जो वीर ने सोच लिया वही होता है। लेखक ऐसे वीरों का उदाहरण देते हुए ईसा मसीह की चर्चा करते हैं। जो ईसा मसीह होते हैं, ईसाई धर्म के भगवान ईसा मसीह, उनकी चर्चा करते हैं कि उन्होंने जिसने तरह तरह के कष्ट सहन किए पर वीर का मन नहीं डोला। अगर वह कायर होते तो बादशाह की ताकत का जवाब ताकत से देकर सल्तनत का तख्ता ही पलट सकते थे, पर इस वीर ने भय नहीं माना और मौत के गले लगा लिया। अब देखो, जो ईसा मसीह होते हैं वो चाहते तो तख्ता पलट कर देते एक राजा का, पर उन्होंने भय नहीं माना और उन्होंने सूली चढ़ गए। बट उन्होंने कभी भी युद्ध का जवाब युद्ध से नहीं दिया। और देखो, अब उस क्रूर राजा को कोई नहीं जानता, बट ईसा मसीह को पूरी दुनिया जानती है। यही वीरों की पहचान है कि उन्हें सब जानते हैं फिर, ठीक है। उसके बाद में नेपोलियन कंधे पर अब यहाँ नेपोलियन का उदाहरण दे रखा है यहाँ उन लोगों ने, ठीक है। नेपोलियन जो होता है वो कंधे पर चढ़ने वाले बालक का नहीं, बालक से सोच के सर नहीं झुकाता, बल्कि आगे चलकर अपनी सोच पर, अपने मतलब कार्य पर निर्भर करता है, कार्य को करने पर वो करता है ध्यान। धर्म पर टिकी है, जो इस धर्म का पालन करता है उसी की जीत होती है। अब देखो, ये कहते हैं जो धर्म का पालन करता है उसी पर जीत होती है, उसी की जीत होती है। ऐसे नहीं है तुम शॉर्टकट ले लो या फिर अपने धर्म को, मतलब इंसानियत के धर्म को छोड़ के चाहो जीत जाओ, सबके दिलों पे राज करो, नहीं। जो इंसानियत दिखाता है वही, उसी की जीत होती है, वही सबके दिलों पर राज करता है। आज लोग आज लोग यह सुनने जाते हैं, मतलब आज लोग जो हैं ये कहे सुने जाते हैं कि काम करो, पर लेखक का विचार है कि वह कहता है कि काम करने से पहले काम करने का बल पैदा करो। लेखक कहते हैं काम करने से पहले काम का बल पैदा करो, तब काम करो। काम कर रहे हो पर उस चीज़ का बल नहीं है तो वो बेकार है। जैसे किसी पेड़ को बाहर से तैयार होने से पहले उसे अंदर से तैयार किया जाता है, अंदर वो अपनी शाखाएं बनाता है, वैसे ही किसी काम को करने से पहले उस काम को करने का बल पैदा करो अपने अंदर। और फिर जो अखबारी वीर होते हैं वो सिर्फ फेक वाले होते हैं, वो असली वो नहीं होते, वीर नहीं होते। वो तो दिन में एक बार तारीफ़ सुन ली बस खुश हो गए, वो ऐसे वीर होते हैं। बट जो असली वीर होते हैं उन्हें तारीफ़ से कोई मतलब ही नहीं होता, वो सिर्फ अपने पुण्य करते रहते हैं और करा और भूल गए, ऐसे होते हैं। वीर नहीं बन सकते तो वीरों के गुण अपना लो। अब हर कोई तो वीर नहीं बन सकता, लेकिन वीरों के गुण तो अपना सकते हैं। इंसानियत को
तो अपना सकते हैं, अच्छाई तो अपना सकते हैं, अच्छे कर्म तो कर सकते हैं। तो कवि ये यहाँ यही कहते हैं कि अगर वीर नहीं बन सकते तो वीरों के गुण अपना लो, ठीक है। ऐसा देखा गया है कि जब हम वीरों की बात करते हैं तो हमारे अंदर भी वीरता का भाव उमड़ने लगता है। आपने भी देखा होगा, अगर हम किसी वीर की बात करें या फिर देशभक्ति की बात करें तो कुछ टाइम के लिए हमारे भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, नहीं अपने देश के लिए ये करना है, ये करना है, वो करना है। फिर कुछ समय बाद वो ठंडा हो जाता है, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है कि नहीं कभी सुना ही नहीं था। उसकी तुलना कभी कहते हैं टीन के बर्तन की तरह, जल्दी गर्म और जल्दी ठंडे हो जाते हैं, कुछ समय बाद ही ठंडा हो जाता है। वो स्थायी वीरता नहीं है, वो कायर वाली वीरता है। वीरता वो है जो स्थायी रहे और कभी ठंडी ना हो, ठीक है। यहाँ ये चैप्टर पूरा होता है। उसके बाद में ये वीरता के लक्ष्य, ये कुछ क्वेश्चन है, सॉरी ओफो यहाँ से शुरू है। यहाँ ये वीरता के कुछ लक्ष्य दे रखे हैं, आप ये पढ़ लेना। वीरता के नए रूप, मैं स्क्रॉल डाउन कर देती हूँ। वीरता जन्मजात गुण नहीं है, ये हमने पढ़ा। वीरता की स्थायी मानवीय हृदय, वीरता का आधार, अब देखो जो निबंध शैली है उसको समझने के 3 प्रकार होते हैं, वस्तुनिष्ठ, भावना और शैली, ठीक है। अब इसी को बारे में बता रखा है। वस्तुनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ क्या होता है? वस्तुनिष्ठ से तात्पर्य निबंध के प्रस्तुत विषय से है। लेखक ने अपने निबंध में क्या कहा, ये वस्तुनिष्ठ कहलाता है। ओके, वस्तुनिष्ठ ये चीज़ होती है कि लेखक ने क्या कहा, क्या प्रस्तुत किया, ये वस्तुनिष्ठ में आती है। भाषा, भाषा में लेखक ने कैसी भाषा का प्रयोग किया, वो भाषा में आती है। जैसे कि सच्ची वीरता निबंध में लेखक ने खड़ी बोली का प्रयोग करा है, तो ये इसकी भाषा आ गई, ये खड़ी बोली का प्रयोग किया है लेखक ने, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ लेखक ने, देखो यहाँ लेखक ने जो लेखक शब्द भंडार है उसमें देखो संस्कृत, हिंदी, पंजाबी, अंग्रेज़ी, फारसी और उर्दू सभी का मिश्रित यूज़ किया, सभी वर्ड यूज़ किए, मतलब सभी भाषा का यूज़ किया। तत्सम तद्भव, तद्भव, संदेशाज, देशी, ये सारे अंग्रेज़ी शब्द, मतलब ये सारी चीज़ें इसने यूज़ करी हैं इन्होंने यूज़ करी हैं अपने पाठक में, ठीक है। और अगला है लक्षणीय क्या था, लक्षणीय शक्ति, ठीक है। अब इसमें क्या है, जहाँ मुख्य अर्थ में बाधा हो और कोई दूसरा अर्थ बनाना पड़े, वह शब्द लक्षणीय शक्ति कहलाते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए यहाँ देखो उदाहरण भी दे रखा है। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं, ये बोलते हैं ना, पॉप का सारा बड़ा चकनाचूर हो गया, यानी पॉप का जितना भी घमंड था चकनाचूर हो गया। पर चकनाचूर तो शब्द हम शीशे के टूटने के लिए यूज़ करते हैं, तो वही चीज़ दे रखी है। चकनाचूर का मतलब शीशे का टूटना होता है, पर यहाँ चकनाचूर का मतलब उसके घमंड और उसकी जो अकड़ होती है उससे ले रखा है, ठीक है। तो ये भी ये वही है, ठीक है। अब अगला आता है निबंध योजना। निबंध योजना क्या है? निबंध संरचना के हृदय का चरित्र हुआ करता है, वह जो कुछ सोचा है उसका बिंब। देखो चरित्र योजना में जो भी हम सोचते हैं ना, उसको अमूर्त से मूर्त रूप में लाते हैं, और वो जो मूर्त रूप में लाते हैं, जो हमने सोचा है अमूर्त रूप में, वो बिंब योजना कहलाती है, ठीक है। फिर आते हैं अलंकार। सभी लोग अलंकार का यूज़ करते हैं, क्योंकि अलंकार से हमारी जो राइटिंग होती है, जो हमारे उद्देश्य होता है लिखने का, वो एक अच्छा रूप लेता है। रूपक अलंकार, उपमा अलंकार और उत्प्रेक्षण अलंकार, इन्होंने 3 प्रकार के अलंकारों का यूज़ किया है, ठीक है। मुहावरे का प्रयोग किया है इन्होंने। मुहावरे का प्रयोग, हम किसी भी चीज़ को सुंदर दिखाने के लिए मुहावरे का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ इन्होंने दिखा भी रखे हैं, इन्होंने इतने सारे मुहावरों का प्रयोग किया है, ठीक है। अब शैली जो होती है, शैली अभिव्यक्ति के ढंग को कहते हैं। अभिव्यक्ति का कैसा ढंग है, वो कैसे लिखता है, कैसे पढ़ता है, उस चीज़ को शैली कहते हैं। इन्होंने कई शैलियाँ दे रखी हैं। पहली
भावनात्मक शैली, संरचनात्मक शैली, और ये नेक्स्ट फिर ये सारी इन्होंने शैली दे रखी है। एक बार आप इसको पढ़ लेना अगर चाहो तो, ठीक है। अब यहाँ ये चित्रात्मक शैली, चित्रात्मक शैली में 1 सेकेंड, चित्रात्मक शैली में क्या होता है, जहाँ ऐसे वर्णन करते हैं कि वर्णित विषय का चित्र बन जाए। अब देखो, अगर कोई भी हमें स्टोरी सुना रहा है या फिर कोई हमें वीरता की बातें बताता है तो हमारे दिमाग में एक स्टोरी क्रिएट होती रहती है ना, तो वो चीज़ जो है वो चित्रात्मक शैली है। जब हम अपने दिमाग में कोई स्टोरी क्रिएट कर लें तो वो चित्रात्मक शैली में आता है। अलंकृत शैली, जहाँ निबंध में काव्यात्मक भावना का प्रयोग किया जाए, काव्यात्मक भाषा का प्रयोग किया, जहाँ जिस चीज़ को हम गा सकते हैं वो काव्यात्मक भाषा। संवाद शैली, जहाँ ऐसा प्रतीत होता है कि दो व्यक्ति आपस में बैठ के संवाद कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, वो संवाद शैली के अंदर आता है, ठीक है। अब ये यहाँ कुछ पैराग्राफ दे रखे हैं, फिर उसके पैराग्राफ की व्याख्या करने के लिए दे रखा है। अगर आपको पैराग्राफ की व्याख्या करने के लिए दी जाए पेपर में तो क्या लिखना है, सबसे पहले प्रसंग लिखा जाएगा, आप हेडिंग देख सकते हैं, फिर व्याख्या लिखी जाएगी, प्रसंग के बाद में व्याख्या लिखनी है, एंड देन विश्लेषण लिखना है, ठीक है। ऐसे ही इन्होंने कई पॉइंटों की व्याख्या करके बता रखी है। आप इसको एक बार सेल्फ रीड आउट कर लेना, चैप्टर में आपको बता चुकी हूँ पूरा। तो ये हमारा यहाँ चैप्टर ख़त्म होता है। और आपको अगर कोई भी क्वेरी हो इस चैप्टर से रिलेटेड तो बता देना, ओके। और अब हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ओके, थैंक यू सो मच।